चलो बेटा, आज जो है हम लोग PT11 जो है डिस्कस करेंगे, है ना। जो कि PT जो है हम लोगों का लास्ट है इस बार का, है ना, इस सेशन का। इसके बाद जो है नेक्स्ट टेस्ट जो है वो आपका अभिजेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है ना। जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 101 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम डज नॉट इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग जोन, यानी कि कौन सा जो है वो ब्रीदिंग या रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट जो है वो कंडक्टिंग जोन यानी कि जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक करते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट है जो कि जो है एयर को जो है वो हमारे लंग्स तक लेकर के जाता है, और लंग्स में जाने पर लंग्स और उसकी जो डक्ट होती है वो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना। तो ये पार्ट तो करता है आपका, ठीक है ना। इसके बाद क्या रहा, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, ये जो होता है वो कंडक्टिंग पार्ट में नहीं है, ये जो है वो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज पार्ट में ये पार्टिसिपेट करता है। तो डज नॉट पूछा था इसने कि कौन सा पार्ट नहीं करता, तो ये वाला ही पार्ट नहीं कर सकता कंडक्शन में, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपका सेकंड। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का कौन सा भाग संवहन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता, संवहन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें वायु कूपिकाएं और उनकी वाहिनियां जो होती हैं, ये जो है वो संवहन भाग में नहीं, जबकि ये जो है गैसों के विनिमय में, है ना। ब्लड के अंदर लंग्स से जो O2 जाएगा और वहां से CO2 इधर आएगा, उसमें ये सहायता करती है कौन, वायु की कूपिकाएं, जिन्हें आप जो है वो लंग्स की या फेफड़ों की जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है 102 क्वेश्चन कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है उसके बावजूद जो है, उसके बाद जो है वो लंग्स में क्या बच जाएगा, है ना। तो लंग्स में बच जाएगा क्या, FRC, क्या बच जाएगा, FRC, फंक्शनल रिसिडुअल कैपेसिटी। और FRC किसके बराबर होता है, FRC जो होता है वो ERV, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1000 से 1100 ml होता है, और इसके साथ साथ प्लस हो गया आपका कौन सा, RV, यानी कि रिसिडुअल वॉल्यूम, है। रिसिडुअल वॉल्यूम जो कि कितना था, 1100 से 1200 ml। तो ये आपका आंसर हो गया ERV प्लस RV, यानी कि फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सामान्य निश्वसन, यानी कि जो बाहर की तरफ एयर छोड़ी गई, है ना, के पश्चात फेफड़ों में शेष वायु का आयतन होता है, तो जो शेष वायु का आयतन होता है उसी को आप कहते हैं FRC, फंक्शनल रिसिडुअल कैपेसिटी। और ये जो होते हैं वो ERV और प्लस RV को मिला करके कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द PO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा एज कंपेयर टू दोज इन द एल्वियोलर एयर, यानी कि एल्वियोलर एयर से अगर कंपेयर किया जाए तो जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर कैसा होगा, किसका, ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का और CO2 का। जाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक एयर में जो है CO2 जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्वियोलाई, और CO2 जो होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा, PCO2 जो होगा वो कम होगा। तो हो गया कि PO2 हाई होगा और PCO2 लेसर होगा, यानी कि कम होगा, है ना। किसमें पूछा था इसने, पूछा था आपके एटमॉस्फेयर में। कहाँ पूछा था, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में अगर ये बात करेगा तो एटमॉस्फेयर में PO2 जो है वो हाई होगा और जो है CO2 कम होगा, ठीक है ना, एज कंपेयर टू जो है वो एल्वियोलर एयर, जो कि एल्वियोलाई में होगा। अच्छा आइए, कह रहा है कुपिकीय वायु की तुलना में वायुमंडलीय दाब में PO2 तथा PCO2 का मान क्या होता है। तो उच्च PO2 होगा और उच्च PO2 होगा और निम्न PCO2 होगा, ठीक है। तभी गैसेस का जो है आदान प्रदान हो पाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिपिक्ट्स द डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, यानी दोनों दिखाता है, डीपोलराइजेशन भी दिखाता है और रिपोलराइजेशन भी दिखाता है। प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इन द ECG ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड, यानी कि ECG का नहीं पता चलता, है ना। तो उसमें आपने पढ़ा है PQRS कॉम्प्लेक्स हो गया और T वेव हो गया। P वेव
QRS और T वेव। हम P जो होता है ये बताता है आपका क्या, AS एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन। तो एट्रिया का डीपोलराइजेशन ये बताता है, ठीक है ना। उसके बाद QRS, अच्छा इसमें क्या दिया दूसरा, रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये नहीं दिखाता, ये रिप्रेजेंट करता है ना, आंसर ये हो जाएगा आपका कैसे कि QRS जो है ये दिखाता है आपका VS वेंट्रिकुलर सिस्टोल कह लीजिए, या इसी को आप सिस्टोल होगा तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। उसे आपने कह दिया क्या, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन भी दिखाता है। टी वेव जो होता है ये दिखाता है VD, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, तो वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन भी दिखाता है। क्या नहीं ये शो करता है, रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं शो करता है ये आंसर होगा। यही पूछा था कि कौन सा इसमें रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। कह रहा है ईसीजी हृदय चक्र के दौरान विद्युतीकरण व पुनर्विद्युतीकरण प्रक्रियाओं को दर्शाता है, और ठीक है। सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित में से एक का प्रतिनिधित्व नहीं कर, एक का प्रतिनिधित्व नहीं करता। संकुचन दिखाता है, एट्रिया में संकुचन दिखाता है, वेंट्रिकल में भी संकुचन दिखाता है, और वेंट्रिकल में शीतलन दिखाता है ना। लेकिन आलिंद जो है ये वाला जो है, यानी कि एट्रिया का जो है वो रिपोलराइजेशन ये नहीं दिखाता, यानी कि विध्रुवीकरण नहीं दिखाता। तो इसका आंसर लगा आप सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे फॉर प्रोपगेशन ऑफ कार्डियक इंपल्स, यानी कार्डियक इंपल्स जो ये ट्रांसपोर्ट होती हैं उनका जो है वो रूट क्या होता है या पाथ क्या होता है। एसए नोड से शुरू होता है ना, एसए नोड के बाद एबी नोड, एबी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज, बंडल हिज के बाद पुरकिंजे फाइबर। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो गया, इसमें सही मैच कर गया, ठीक है ना। ये आया आपका फर्स्ट वाला, ठीक है ना, फिफ्थ का। तो एसए नोड साइनोएट्रियल नोड्स जो कि कहाँ था, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर था, है ना। और जो है ये है आपका कौन सा, एबी नोड है। और एबी नोड जो हो गया जहाँ पे जंक्शन था, है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो पर से जहाँ सेंटर था जहाँ पे चारों मेम्ब्रेन मिल रही थी, वहां पर आ गया एबी नोड हो गया। और जो है बंडल ऑफ हिज हो गया जो कि जो है क्या था, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में था, और आगे चल के जो वेंट्रिकल्स में डिवाइड हो गया तो उसे आपने पुरकिंजे फाइबर कह दिया। तो कह रहा कौन सा हृदय आवेग के संचरण का सही मार्ग है, तो एसए नोड के बाद एबी नोड, हिज के बंडल, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन एक साथ होगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी और राइट वेंट्रिकल में भी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो इधर और चाहे इधर कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो, तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहां पर, लेफ्ट साइड में। तो ऑक्सीजनेटेड ही पूछा, यानी कि इसने लेफ्ट वेंट्रिकल ना दे करके इसने दे दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज पंप्ड इनटू, यानी कि यहां से जो ब्लड निकलता है ये किसके द्वारा जाता है, तो ये जो है वो एओर्टा के द्वारा, ये जो है एओर्टा जिसे आप सिस्टेमिक एओर्टा कहते हैं के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। जबकि पल्मोनरी आर्टरी द्वारा यहां से जो है वो जाएगा कहाँ, ये जाएगा लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और लंग्स से वापस आएगा कहां पर, लेफ्ट एट्रिया में किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा जो कि एक्सेप्शनल केस था। और वेना कावा जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रिया में जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के करा। निलयी संकुचन में ऑक्सीजनीकृत रक्त इसमें पंप होता है, तो ये जो है यहाँ से महाधमनी में जाता है, ठीक है ना, जिससे कि शरीर के अलग अलग हिस्सों को शुद्ध रक्त को जो पहुंचा सके। अगर यहाँ पर अनासकृत लिखा होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड लिखा होता, सॉरी, अगर यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड लिखा होता तब आपका आंसर होता क्या, पल्मोनरी आर्टरी होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कह रहा है कि मेक द रॉन्ग मैच, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो बोमेंस कैप्सूल जो है वहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, सही है। डीसीटी में एब्जॉर्प्शन दिया है ग्लूकोज का, जबकि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कहां से पढ़ा आपने, पीसीटी हिस्से में पढ़ा, कहां पर, पीसीटी हिस्से में, तो यही गड़बड़ दे रखा है इसमें, ठीक है ना। सेकंड आंसर हो गया आपका। कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करें, बोमेंस कैप्सूल जो है वो ग्लोमेरुलर निस्यंदन होता है, बात ठीक है। डीसीटी में ग्लूकोज का अवशोषण नहीं होता, ये कहाँ होता है, ये पीसीटी हिस्से में होता है, तो ये गलत हो गया और यही आपका आंसर हुआ, है ना। किसी ने क्या पूछा भाई, रॉन्ग ही पूछ रखा है इसने।
ठीक है ना। बाकी ये जो है कंसंट्रेट भी करते हैं हेंसले लोग, है ना, जिसमें आपने पढ़ा है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा। और पीसीटी जो है वो इनका एब्जॉर्प्शन भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कॉलमन ऑफ बर्टीनी इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज एक्सटेंशंस ऑफ। तो जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है, किडनी का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, इसके दो पार्ट हो जाते थे, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। कुछ जगहों पर कॉर्टेक्स जो होता है वो मेडुला में इन्वेजिनेट हो जाता है। कॉर्टेक्स जो है वो मेडुला में इन्वेजिनेट हो जाता है, उसी हिस्से को हम लोग कहते हैं कॉलमन ऑफ बर्टीनी। ठीक है ना। तो ये हो गया, कह रहा है कि स्तनधारियों के वृक्क में बर्टीनी के स्तंभ का निर्माण किसके प्रसार के कारण होता है। तो प्रसार किसका हो गया, वलकुट का हो गया, किसमें, मध्यांश में, है ना। तो वलकुट हो गया कॉर्टेक्स आपका, है ना, और मध्यांश हो गया आपका मेडुला। तो मध्यांश में यानी कि मेडुला में वलकुट जो है वो जो प्रसार हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उस स्ट्रक्चर को या उस संरचना को हम लोग कह देते हैं क्या, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, कह रहा है इन द रेस्टिंग स्टेट विच प्रोटीन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ना एक्टिन फिलामेंट में जो है, जहां पर वो मायोसिन अटैच हो रहा था, तो मायोसिन जहां अटैच होता है, तो एक्टिन फिलामेंट जो कि जो है वहां पे तीन प्रोटीन पार्टिकल्स थे, कौन से, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन। तो इसमें से जो ट्रोपोनिन होता है वो हिस्से को मास्क किया होता है, उसमें भी उनकी सब यूनिट्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स होता है ये, कौन सा, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, है ना। तो ये जो है मास्क किए होते हैं उस हिस्से को जहां से मायोसिन, जहां पर मायोसिन चिपक सकता था, अटैच हो सकता था। तो आंसर क्या होगा इसका, ट्रोपोनिन, है ना, ट्रोपोनिन इसको मास्क किए होता है। कह रहा विश्राम की अवस्था में कौन सा प्रोटीन एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाली सक्रिय स्थलों को ढक कर रखता है। तो कौन रखता है, ट्रोपोनिन रखता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसमें जो है तीन इसमें टाइप सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि कॉलम मैच करने हैं, बोन्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना, और उनके नंबर मैच करने हैं आपको। तो टार्सल्स, टार्सल्स जो होती है वो सेवन होती है, जबकि कार्पल्स कितनी थी, एट, है ना। तो टार्सल्स हो गई आपकी सेवन, टार्सल्स हो गई सेवन, यानी कि ए का थर्ड, ए का थर्ड जो है, ए का थर्ड बेटा सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, आंसर आ गया आपका। ठीक है ना। ए का थर्ड। फेलिंजेस जो होती हैं वो 14 होती हैं, ठीक है ना, फेलिंजेस 14 होती हैं। मेटाटार्सल्स जो है, मेटाटार्सल्स जो है वो 5 है, और फीमर जो है वो 1 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा इसमें हिंदी में नहीं मैच किया मैंने भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, है ना, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, टार्सस जो होते हैं, है ना, टार्सस कितने थे, ये थे आपके कितने, सेवन, टार्सस सेवन थे। जबकि यही जो है फोर लिम्स में हम लोग टार्सस ये क्या टर्म यूज करते हैं, कार्पल्स, है ना, और टार्सस यूज करते हैं हिंड लिम्स में, टार्सस यूज करते हैं हिंड लिम्स में। तो वहां पर जो है ये सेवन होते हैं, और कार्पल्स जो है फोर लिम्स में कितने थे, एट थे, है ना। तो ये सेवन हो गया इसका। ठीक है ना, और सेवन जो है सिर्फ एक ऑप्शन में ही दे रखा है आप, ठीक है ना, यानी कि टार्सस का सेवन हो गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ, ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क स्तंभ जो होता है वो किसके मिलने से बनते हैं। तो मस्तिष्क स्तंभ बनते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मिड ब्रेन यहाँ भी है, पॉन्स भी है, और क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा, इन तीन हिस्सों के मिलने से ब्रेन स्टेम बनते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है। कह रहा है मस्तिष्क स्तंभ किससे बनता है, तो मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और इसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा से मिलने से जो है वो मस्तिष्क स्तंभ बनता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कह रहा है कि इनमें स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं इनके, है ना, जो लिखे हुए हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत है ये हम लोग को बताना है। तो कह रहा है कि ये है इनकरेक्ट बताना है, आप गलत बताना है। कह रहा है डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम, अवे नहीं ये गलत है, टूवर्ड्स होना चाहिए, है ना। अवे फ्रॉम जो लिखा है ये गलत लिखा है, दूर नहीं भेजते हैं। यानी कि जो डेंड्राइट्स होते हैं, है ना, जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो है वो मैसेज को जो है, ये जो डेंड्राइट्स हैं किधर, ये ले जाकर के सेंटर की सेल बॉडी की तरफ लेकर के जाते हैं। अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लिखा है, यही गलत लिखा है।
ठीक है ना, यही आंसर, और गलत ही पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, ये आंसर होगा। ठीक है, जबकि सिनेप्टिक नॉब जो है पोजेस सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है ना, स्टाइल कोलिन। इसके अलावा कह रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ये भी सही है स्टेटमेंट। हाइड्रा जो है वो फर्स्ट एनिमल था जिनमें नर्व सेल्स पाई गई है ना, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स पाई गई, ये भी बात सही है। न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, तो फर्स्ट जो है वो गलत दिया है, ये टू वर्ड्स होना चाहिए था सेल बॉडी, यहाँ अवे लिख दिया है। ठीक है ना, अब अगर अच्छा इसमें अगर कहता अवे फ्रॉम, अगर कब होता, यहाँ पर एक्सॉन होता तब, है ना, अगर यहाँ एक्सॉन लिखा होता वो जो होते हैं वो दूर लेके जाते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर एक गलत कथन का को छांटिए, एक गलत कथन का चयन करना है आपको। कह रहा डेंड्राइट्स आवेगों को कोशिका काय से सिनेप्सिस या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से दूर ले जाते हैं, है ना, यही गड़बड़ किया हुआ है डेंड्राइट्स वाला पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी ये बता दिया आपको कि सभी जो है स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पार्स नर्वोसा, यानी कि जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, कह रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस इज आल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा, बिल्कुल बात सही है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, जो कि डायरेक्ट जो है वो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियाई कहते हैं, उनके उनके साथ अटैच्ड होता है। एक सिंथेसाइज, सिंथेसाइज नहीं, ये गलत है, सिंथेसाइज नहीं करते, यहां पर स्टोरेज और सिक्रीशन होता है, स्टोरेज और सिक्रीशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दो हार्मोन्स थे, कौन से, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और दूसरा हो गया आपका एडीएच या वेसोप्रोसिन। ये दोनों जो है वो बनते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में, और फिर एक्सॉन्स और इंड के द्वारा जो है वो पहुंचा दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, कहां पर, न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा में, जहां पर ये स्टोर रहते हैं, और वहां से जैसे उनको मैसेज मिलता है वैसे वैसे वहां से वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो सिंथेसाइज नहीं होते ये। ठीक है ना, ये गलत दिया हुआ, यही आंसर है, इनकरेक्ट पूछा था। इट रिसीव न्यूरो हॉर्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स। ठीक है ना, ये बात सही कह रहा है। इट कंप्राइजेस 25% पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि 25% जो है पार्ट होते हैं। तो मेनली जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो दो ही पार्ट होते हैं, जो कि मिडिल पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिया, वो जो हम सबमर्ज हो जाता है इसमें एंटीरियर वाले पार्ट में, तो वो जो है वो 75% पार्ट बनाते हैं, और जो ये पोर्शन है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस वो 25% पार्ट बनता है। ठीक है, तो कह रहा निम्न में से कौन सा कथन न्यूरो हाइपोफाइसिस के संदर्भ में गलत है, के संदर्भ में गलत है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नवोसा भी कहते हैं, बात सही है, ये टर्म यूज किया जाता है इसके लिए। या ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन नामक दो हार्मोन्स का संश्लेषण नहीं करते हैं, संचय करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं यहाँ से, और यहाँ से स्रावित करते हैं, ये लिख सकता था, स्रावित अगर होता तब सही होता। यह तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं से, सॉरी, तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं से सीधा तंत्रिकीय हार्मोन्स को प्राप्त करता है, बात सही है, डायरेक्ट यहाँ पे होता है, ये भी कई बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन। यह पीयूष ग्रंथि का 25% भाग बनाता है, जबकि बाकी बचा जो 75% कहा गए वो जो है वो एंटीरियर लोब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स, यानी कि ये जो ग्रुप लिखे हुए हैं चार, इनमें से कौन जो है वो जिनमें लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज होता है, तो लंग्स के थ्रू होता है आपके रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। इसमें स्किन के थ्रू था, है ना, इसमें था ही नहीं सिस्टम, और इसमें ये फिशेस लिखा है गिल्स के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें जो है वो लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीदिंग होती है। निम्नलिखित जंतुओं का कौन सा समूह फेफड़ों द्वारा द्वारा श्वसन करता है, तो सरीसृप करते हैं, पक्षी करते हैं, और स्तनधारी जो हैं ये फेफड़ों के द्वारा जो है वो श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। कह रहा ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, सही है बाकी स्टेटमेंट। ठीक है ना, वैसे ही जैसे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है ना, वैसे लोकोमोशन जो है
इसी का जो है एक और स्टेटमेंट आया हुआ है प्रीवियस ईयर में नीट में, कौन सा, कॉर्डेट्स का और वर्टिब्रेट्स का, कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, है ना। ऑल लोकोमोशन यानी कि जो लोकोमोशन हो रहा है उसमें जो है वो मूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा, तभी हो पाएगा। जबकि मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं, ठीक है ना, यही कह रहा है कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है ना, अपनी जगह पे रह करके मोशन कर सकता है। सही कथन का चुनाव कीजिए, सभी गमन संचलन होते हैं लेकिन सभी संचलन गमन नहीं होते। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है विच इज इनकरेक्ट अबाउट थॉराइड हार्मोन, इसमें थॉराइड हार्मोन के लिए क्या सही नहीं है ये बताना है आपको। थॉराइड हार्मोन में T3 और T4, है ना, ट्राई और टेट्राइडोथायरोनिन आर सिंथेसाइज्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स, सही है। थॉराइड हार्मोन्स सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प करता है ये। थॉराइड हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, बिल्कुल सही, बीएमआर में हेल्प करता है ये। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करता है, बैलेंस इज नॉट लिखा है, नॉट, है ना, इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन, जबकि ये करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन्स होना चाहिए था, नॉट लिखा है, यही गलत हो गया और इनकरेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन थायराइड हार्मोन के बारे में गलत है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन T3 और T4 होते हैं, का संश्लेषण पुट की कोशिकाओं द्वारा होता है। थायराइड हार्मोन्स जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का भी कार्य करती हैं, एरिथ्रोपोइसिस का भी कार्य करती हैं। थायराइड हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रण करता है। जल और वैद्युत अपघटकों के संतुलन का रखरखाव थायराइड हार्मोन द्वारा प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट है, ये बताना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको। तो पहला इसमें कौन कौन सा दिया भाई, कह रहा है कि एडीएच प्रिवेंट, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन, प्रिवेंट नहीं करता ये, ठीक है ना, ये फंक्शन ही नहीं है इसका, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, है ना, तो एल्डोस्टेरॉन जो है वही क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है वहां पे जिक्र किया हुआ है कि एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये डीसीटी पार्ट से, है ना, जो डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स थी मेनली वहां से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करता है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो बॉडी का फ्लूइड जो है वो कंसंट्रेट होगा, बॉडी का फ्लूइड जब उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा या बढ़ेगा तो उसके इन्फ्लुएंस में वो वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है ना, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना इनका ये फंक्शन है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है ना, इसमें से कह रहा है कि जो एल्डोस्टेरॉन है, ये आपने वहां पढ़ा है मैकेनिज्म वाले में, रेनिन वाले में, कि ये जो है वो पुनः अवशोषण को भी सुगमता से करता है, जबकि इसके रिवर्स में दूसरा था आपका कौन सा, एडीएच वाला था। तो एडीएच वाला क्या करता है कि एडीएच जो है वो मेनली वाटर के कंजर्वेशन के लिए, वाटर को रीएब्जॉर्ब करता था डीसीटी पार्ट कलेक्टिंग डक्ट से। तो जब वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट होगा या उसका कंसंट्रेशन कम होगा, जिसके इन्फ्लुएंस में वो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रीएब्जॉर्ब करेगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूरिकोटिलिक, इनमें से कितने जो है वो, कितने जो पार्ट्स हैं वो क्या है आपके यूरिकोटिलिक हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो है पहला कह रहा है कौन सा, कार्टिलेजिनस फिशेस, तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो यूरिया रिलीज करती हैं, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद इंसेक्ट और रेप्टाइल्स, इंसेक्ट में भी होता है यूरिक एसिड और रेप्टाइल्स में भी होता है यूरिक एसिड, ठीक है ना, क्लियर। जबकि यहाँ पर एम्फीबियंस में तो दोनों था, जो एक्वेटिक थे उनमें अमोनिया था और जो टेरिस्ट्रियल थे उनमें यूरिया होता था, बर्ड्स में तो होता है, ठीक है ना। तो इंसेक्ट, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, तो इंसेक्ट और रेप्टाइल्स दिया ऐसे ही हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ मैमल्स में ये नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया आपका सेकंड। निम्न में से कौन से जीवों का युग्म यूरिक अम्ल उत्सर्जित का है, तो उपास्थि नहीं है यहाँ पर इसलिए नहीं होगा। इसमें ये दोनों करते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसमें पक्षी तो करते हैं लेकिन उभयचर नहीं करते, है ना, और इसमें जो है वो स्तनधारी नहीं करते यूरिक एसिड, ठीक है ना, ये करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, मेमोरी बॉडी नाम नहीं दिए इसमें, मेमोरी बॉडी, सेप्टल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लिया फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, जो है सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल, इन सब चीजों को जो है ना कंट्रोल करता है, ठीक है ना, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। कह रहा परम मस्तिष्क अर्ध गोलार्ध का आंतरिक भाग तथा अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, दो ही नाम दिया, उसे 5 नाम होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी बॉडी होती है, सेप्टल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लिया होती है, का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं लिम्बिक लोब, इमोशनल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है या लिम्बिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। कह रहा ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ अ नर्व इम्पल्स, ना यानी कि जो है एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, जब मैसेज आएगा तो क्या होता है उसमें इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, है ना, Na+ का, Na+ का जो है वो इनफ्लक्स हो रहा था, यानी कि बाहर से, ये बाहर का मतलब क्या हो गया, ECF से ICF की तरफ मूव कर दिया, देख लीजिए भाई। तो K+ आयन तो है नहीं, इसमें क्या था, Na फ्रॉम इंट्रासेलुलर लिखा है, गलत हो जाएगा, है ना, यहां से नहीं उल्टा लिखा, तो क्या ये आया कि Na+ आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ECF से जो है वो मूव करता है कहाँ, ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, इसी को आप कह देते थे मिलाकर क्या, सोडियम का इनफ्लक्स, ठीक है ना, जब एक्शन पोटेंशियल होता है तब। और जब जो है ये इसके रिवर्स में क्या होती थी प्रोसेस, इमीडिएट जो है वो K+ आयन का क्या हो जाएगा, ई फ्लक्स हो जाएगा, तो K+ आयन जो होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं रिस्टोर करने के लिए, K+। ये उत्तरा तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान किसकी गति के परिणाम स्वरूप क्रिया विभव होता है, सोडियम आयन बाह्य कोशिकीय द्रव्य से अंतः कोशिकीय द्रव्य में प्रवेश करने की वजह से जो है वो विभव तैयार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम पार्स डिस्टालिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पार्स डिस्टालिस का मतलब हो गया आपका एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, तो इससे नहीं होता। निम्न में से कौन सा हार्मोन श्रवण पीयूष ग्रंथि के पार्स डिस्टालिस द्वारा नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन का होता है, थॉराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है, ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी होता है, MSH ये जो है वो मिडिल लोब से था, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड इज इनकरेक्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है ना। सर पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी, बात सही है, कॉल्ड सेला टर्सिका, यही बात से सेला टर्सिका कहते हैं, ऑफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल की जगह पे होना चाहिए था, क्या टेम्पोरल की जगह पे होना चाहिए था स्फीनोइड बोन, टेम्पोरल की जगह पे होना चाहिए था क्या, स्फीनोइड बोन, है ना, ये गलत दिया, तो रॉन्ग ही पूछा हुआ स्टेटमेंट, बाकी और देख लीजिए स्टेटमेंट, और बाकी क्या कह रहा है, एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, दोनों को मिलाकर के वो शब्द दिया जाता था, ठीक है ना। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पार्स नर्वोसा, पार्स नर्व, यही जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें उसने डिस्टालिस पूछा था, इंटरमीडिया का नहीं पूछा था उसने, इसलिए पूछा था कि इससे कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, ये था ना क्वेश्चन पहले से, देखिए कह रहा था कि कौन सा इससे डिस्टेलिस से कौन सा नहीं होता, सिर्फ इस पार्ट से, अगर यही एडिनो कह देता तो फिर ये भी हो जाता उसी से, ठीक है ना, एडिनो नहीं बोला उसने, क्या बोला है, सिर्फ इस हिस्से से पूछा है। अच्छा उसके बाद कह रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा स्टोर एंड रिलीज, स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं, अभी एक क्वेश्चन आया था, वहां सिंथेसाइज लिखा था वो गलत लिखा था, वैसोप्रोसिन एंड वैसोप्रोसिन जिसे ADH के नाम से भी जानते हैं और OT यानी कि ऑक्सीटोसिन, इसको प्रोसिन के नाम से भी जानते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द, तो ये बाकी सब जो है स्टेटमेंट इसके सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है, और गलत क्या है कि टेम्पोरल लोब नहीं होना चाहिए था इसकी, टेम्पोरल बोन नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पे स्फिनोइड बोन होना चाहिए था। क्या निम्न में से कौन सा कथन पीयूष ग्रंथि के संदर्भ में गलत है, तो पीयूष ग्रंथि टेम्पोरल अस्थि, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है वो स्फिनोइड अस्थि होना चाहिए था। जगह सही है, सेला टर्सिका कहते हैं, नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है, ये सब बात सही है, लेकिन ये बोन का नाम गलत लिखा हुआ है बस, ठीक है, यही आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि शीथ इनक्लोजिंग प्लीम्यूल एंड रेडिकिल रिस्पेक्टिवली इन मोनोकॉट सीड है ना। तो दो शब्द होते हैं कौन कौन से, सिलोप्टाइल और कोलोराइजा, है ना, सिलोप्टाइल और कोलोराइजा। कंफ्यूजन रहता है कौन जो है वो किसका पार्ट है ना, कि रेडिकिल वाला जो है वो सिलोप्टाइल है या कोलोराइजा है। तो कैसे ध्यान रखने के लिए बताए हैं, प्लीम्यूल में पी आता है और इसमें भी पी आता है, बाकी ये चीज तो कॉमन है दोनों में, देख रहे हैं ना। डिफरेंस कहाँ पर, यहाँ पर, इससे याद रख सकते हैं आप, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है ना, कि प्लीम्यूल में पी आया, है ना, कोलेप्टाइल, और रेडिकल्स में जो है वो आर आया, ये हो गया कोलोराइज। खेल खत्म, ठीक है। ये कंफ्यूजन रहता है, इसको इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, जरा एक बीज पत्री बीज में क्रमशः प्रांकुर एवं मूलांकुर को अवतरित करने वाले आच्छद हैं। तो प्रांकुर चोल है और मूलांकुर चोल है, तो इसमें आप पा से प्रांकुल, यहां से तो सीधे सीधे आपको अटैच हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, ये सब यूज किया था, तो पहला ही होगा इसमें। कंफ्यूजन वही है बस कौन सा होता है इसमें से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सिंगल भी पूछे, सिर्फ प्लूम्यूल पूछता और ये अलग अलग ऑप्शन में होते, तो भी आपको ध्यान मतलब कंफ्यूजन होता है कि ये है या ये, ठीक है ना, जैसे इसमें एक रिवर्स करके लिखा हुआ है इसको, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा हमेशा इन्हीं दोनों ऑप्शन, कंफ्यूजन हमेशा दो ऑप्शन के बीच में ही होता है, ठीक है ना। अगर चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब कि उसमें फिर आपको और पढ़ने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। कंफ्यूजन सिर्फ दो ऑप्शन में होता है, उसे कहते हैं कंफ्यूजन, ठीक है ना, कि ये या ये आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट जो है डाइकॉट इम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, तो डाइकॉट इम्ब्रियो में जो है वो रेडिकिल होंगे, प्लूम्यूल्स होंगे, कोटिलिडन्स होंगे, और कभी कभी समटाइम क्या, इंडोस्पर्म होगा, और अगर होगा तो इंडोस्पर्मिक सीड होगा, और नहीं होगा तो नॉन इंडोस्पर्मिक या एग्ज एल्ब्यूमिनस सीड होगा, ठीक है ना। तो रेडिकिल भी होता है, प्लूम्यूल भी है, कॉटिलिडन्स भी हैं, जाहिर सी बात है डाइकॉट है तो दो कॉटिलिडन्स होंगे, और सम टाइम, हमेशा नहीं, कभी कभी जो है वो इंडोस्पर्म्स भी होगा, ठीक। कह रहा है कि इसमें कॉलम मैचिंग करनी है, मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस जो हो गया क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, यानी कि ए का फोर्थ जो है वो कई ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में दे रखा है भाई। और उसके बाद अब बी मिलाइए, लेबिया मेजोरा जो है वो फ्लैसीफोल्ड ऑफ टिश्यू, यानी कि बी का थर्ड ये है आपका आंसर, बाकी बी का थर्ड है नहीं, है ना, ये आ गया आपका आंसर। लेबिया माइनोरा जो है वो पेयर्ड फोल्ड होते हैं टिश्यूज के, और क्लाइटोरिस जो होता है वो टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है फीमेल में, है ना, फीमेल जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया से क्वेश्चन है ये। कह रहा है जघन शैल, तो वसीय ऊतकों की गद्दी होती है। बृहद भगोष्ठ जो है बृहद भगोष्ठ जो है वो मांसल वलय होता है, और लघु भगोष्ठ जो होता है वो ऊतकों का, ये जो है टिश्यू ऊतकों का युग्मित वलय है, जबकि भगशेफ जो है वो पतली अंगुली समान संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड फ्लो ऑफ मिल्क आर, तो मेमरी लोब से मेमरी लोब्स, ठीक है ना, ठीक है, मेमरी लोब्स होता है सबसे पहला स्ट्रक्चर, ये गड़बड़ हो गया, एल्वियोलाई लोब बाद में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि मेमरी लोब्स, उसके बाद आ गया मेमरी एल्वियोलाई, 15-20, ठीक है, मेमरी एल्वियोलाई, मेमरी एल्वियोलाई भी है, इसके बाद था मेमरी डक्ट, क्या था, मेमरी डक्ट, ये हो गया आपका मेमरी डक्ट, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मेमरी डक्ट के बाद जो है वो है आपका मेमरी एम्पुला के बाद जो है, ये गलत दिया हुआ लेकिन ये लेक्टिफेरस लिखा हुआ है ना। तो ये हो गया आपका मेमरी लोब्स, मेमरी एल्वियोलाई, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला और लेक्टिफेरस, ठीक है ना। तो कह रहा है कि स्तन ग्रंथियां जो हैं इनमें, जिसमें ग्रंथिल ऊतक व विभिन्न मात्रा में वसा होता है, दुग्ध संश्लेषण, संश्लेषण से पूछ रहा है, दुग्ध संश्लेषण व प्रवाह, तो संश्लेषण कहाँ होता है, स्तन पाली में होता है, कहाँ पर होता है, स्तन पाली में होता है। और वहां से जो है वो यहाँ लोब्स में, उसके बाद एल्ब्यूलाई में आया, स्तन कूपिका में, वहां इकट्ठा होता है, जो ल्यूमेन होता है, जो इसका ल्यूमेन होता है वहां पर इकट्ठा होता है, इतना स्पेस होता है। फिर वहां से स्तन वाहिनी गया, स्तन दुम्बिका गया, और उसके बाद दुग्ध वाहिनी से बाहर से, बॉडी से बाहर रिलीज हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी स्पर्म्स एंड ओवा विल बी फॉर्म फ्रॉम द 50 सेकेंडरी oocytes, तो
50 सेकेंडरी oocyte से कितने जो है वो ओवा बनेंगे, तो 50 ही बनेंगे, है ना, 50 ही ओवा बनेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो है वो 2 स्पर्मेटिड और 2 स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। ये डबल हो जाएगा, तो कितना था, 50 था, 50 का डबल हो गया आपका 100। 100 अगर यहीं पर ये प्राइमरी oocytes लिखा होता और यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लिखा होता, तब आपका आंसर होता आपका तब आंसर फर्स्ट, ठीक है ना, लेकिन इसने सेकेंडरी लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक से जो है वो 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं और 4 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, ये गलत होगा। तो ये होगा मनुष्य में 50 द्वितीयक अंडक व 50 द्वितीयक शुक्राणु, कोशिका से कितने शुक्राणु व अंडाणु बनेंगे, 50 ही अंडाणु बनेंगे, क्योंकि जितना सेकेंडरी oocytes होता है, चाहे वो जितना प्राइमरी oocytes होता है, प्राइमरी oocyte जितना होगा उसी से एक तो पोलर बॉडी बन जाएगी और एक बनेगा सेकेंडरी oocyte। फिर इसमें जब स्पर्म्स अटैच होगा फिर जो है वो डिवीजन कंप्लीट होगा, है ना, जो सस्पेंडेड था, और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और एक ओटिड, और जो कि लास्ट में उसी को आप ओवम कह देंगे, है ना, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बोला जाएगा बाद में उसी को, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, कह रहा है द सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो मेल में हेल्प करता है। किस ग्रंथि का स्राव शिश्न के स्नेहल में सहायक क्या करता है, तो कंदमूल पथ ग्रंथि, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो स्नेहल यानी कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट आ गया 129, कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दीज विथ रिस्पेक्ट टू एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिस्पेक्ट में कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। कह रहा है नियरली 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म इन, बात सही कह रहा है कि इन एन ईयर, इन अ ईयर, ये गलत लिखा है ना, ये वर्ड पूरी दुनिया में इतना होता है, यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था, वर्ड लिखा होना चाहिए पूरी दुनिया में होता है इतना, इतने से इतना, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है पर्पस ऑफ एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिक्रीजिंग, नहीं ये सिग्निफिकेंट रोल नहीं था, इसका ये मिसयूज किया था लोगों ने, है ना, जिससे पॉपुलेशन में कुछ कमी आई थी, लेकिन इसका मोटिव जो है या इसका जो गोल है वो ये नहीं, ठीक है ना, ये भी गलत है स्टेटमेंट। एमटीपी आर also, ये भी wrong हो गया, MTP are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal, मतलब बच्चे की डेथ के लिए या मदर की डेथ के लिए, टू मदर एंड और द फीटस और बोथ, ये सही है ना, कि उस कंडीशंस में कराया जा सकता है या कराया जाता है जिसमें प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन जो है उस मदर की डेथ का कारण बन सके या उस फीटस यानी कि जो बच्चा है उसकी डेथ का कारण बन सके या दोनों की डेथ का कारण बन सके, है ना, ऐसे कंडीशंस में एमटीपी कराया जा सकता है, ठीक है ना। एमटीपी आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द सेकंड नहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर होना चाहिए था, अप टू 12 वीक्स होना चाहिए था, ये भी गलत, ठीक है। कह रहा है एमटीपी के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें, ये डाटा सही दिया हुआ है लेकिन बस ये जो यहाँ पे भारत लिखा है ना ये विश्व में होना चाहिए था, विश्व पूरे विश्व में इतना होता है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। और ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य ये नहीं था, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जो है एमटीपी कराइए जिससे पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी गलत है। ये बात सही कह रहा है कि एमटीपी की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों, मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक। इसमें जो लिखा है कि दूसरी नहीं पहली तिमाही होना चाहिए था और यहाँ पर 24 की जगह पर 12 होना चाहिए था, ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, थर्ड आंसर हो गया आपका। आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस कि फीटस के जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है सिरिंज के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उसकी जो स्टडी की जाए कि क्रोमोसोम्स की, जिससे कि ये पता चल सके कि उसमें कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। क्लिफेंटर्स का पता चल सकता है, इसी का नहीं पता चलेगा किसका, ज्वाइंटिस का, ज्वाइंटिस का पता नहीं चलेगा, किसी जेनेटिक इसमें नहीं है, क्लिफेंटर्स है ये बता देगा, सेक्स ऑफ फीटस भी बता देगा और डाउन सिंड्रोम, ये तीनों में जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो दिख जाएंगे वहां पे, क्लिफेंटर्स में भी 47 दिख जाएगा उसमें क्रोमोसोम, सेक्स ऑफ फीटस मेल और फीमेल एक्स और वाई को देख करके बता देगा,
और डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाएगी, है ना, किसमें 21st पेयर क्रोमोसोम्स में। ये हो गया। एक परिवर्धनशील गर्भ में पुलवेधन यानी एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? तो ज्वाइंटिस की पहचान नहीं की जा सकती, ये लीवर से रिलेटेड डिजीज है ना, इसमें जेनेटिक नहीं होता ये, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन। खूब पॉपुलर एग्जांपल है इसके, दो अलग अलग जगहों पे एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल है ना। तो इसमें हो गया आपका कौन कौन सा, पी बीन्स और ग्राउंड नट। पी बीन्स और ग्राउंड नट जो होते हैं वो जो है वो किसके एग्जाम्पल है, इंडोस्पर्म, जिसमें किसका, नॉन इंडोस्पर्मिक कंज्यूम होगा, कंप्लीटली कंज्यूम, नॉन इंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है पी बीन और ग्राउंड नट, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है पी दिया हुआ, ये गड़बड़ दिया है कैस्टर ऑयल, ये पी वाला तो ठीक है, कैस्टर ऑयल इसका गलत दे रखा है। इसमें जो है कैस्टर दो कोकोनट दे रखा है दोनों, इसमें ग्राउंड नट तो दिया है लेकिन साथ में कैस्टर दे रखा है, ठीक है ना, ये तो दोनों गड़बड़ दे रखे हैं। और ये जो है इसमें ये दोनों गड़बड़ दे, ठीक है। बीज निर्माण के दौरान भ्रूण कोश का पूरी तरह से उपभोग हो जाता है और ऐसे सीड को हम लोग, है ना, नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। और इसके तीन उदाहरण दे रखे हैं, पी, है ना, मटर, बीन्स और मूंगफली ग्राउंडनट। ये इसमें दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये तो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ दे रखा है इसमें, यहाँ पर ये दोनों जो है एल्ब्यूमिनस थे और इसमें जो है ये दोनों भी एल्ब्यूमिनस थे, ठीक है, इनमें रहता है, परसिस्ट करता है। ड्यूरिंग पीरियोडिक एब्सिस्टेंस विच डे आर चूजन टू अवॉइड इंटरकोर्स। तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में, इसमें तीन बातें कहता है। उसमें से पीरियोडिक एब्सिस्टेंस क्या कह रहा है कि पहली बात कि 10 से 17th डे के बीच में, है ना, जो है वो क्वाइटस को अवॉइड किया जाए, बचा जाए, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो सके। कह रहा है आवधिक संयम के दौरान किन दिनों मैथुन से बचना चाहिए? तो 10 से 17वें दिन। क्यों? क्योंकि 14वें दिन जो है वो एक्सपेक्टेड होता है कि एग जो है वो रिलीज होगा, और चूंकि उसकी लाइफ और उसका जो टाइमिंग है वो एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है हार्मोनल एक्शंस की वजह से, कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, है ना, एक हफ्ते का जो है प्रिकॉशंस लेना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है एब्डोमिनल पेन, क्या, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट आर सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो सभी किसके हैं, अमीबियोसिस, है ना, अमीबिक डिसेंट्री के ये सब सिम्टम्स हैं, किसके हैं, अमीबिक डिसेंट्री के, अमीबियोसिस, ठीक है ना, एंटमीबा हिस्टोलिट का, ठीक है। उदरीय पीड़ा, जकड़न और अत्यधिक श्लेष्म युक्त और रक्त युक्त मल के संलक्षण किससे संबंधित है? तो ये जो है वो आपके अमीबिता से संबंधित है, अमीबियोसिस से संबंधित है। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आर रिलेटेड टू निमोनिया, यानी कि जो भी इसमें सिम्टम्स दे रखे हैं या दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो निमोनिया से जो है वो रिलेटेड है? तो कौन कौन सा है भाई, निमोनिया है तो नेजल कैविटी के साथ साथ जो है वो एल्विलाई में इंफेक्शन होगा, चिल भी होगा, फीवर भी होगा और कफ भी होगा, ठीक है ना। ये सिम्टम्स जो होते हैं किसके हैं, निमोनिया के, जो कि कॉज किया जाएगा स्टेप्टोकॉकस निमोनिया या निमोनोकॉकस निमोनियाई के द्वारा, ठीक है। निम्न में से कौन से चिन्ह तथा लक्षण निमोनिया से संबंधित है? तो वायु कोष्ठ में संक्रमण, ठंड लगकर बुखार, है ना, कुपकुपी आना, ठीक है ना, और खांसी आना जो है ये इसके जो है वो लक्षण है किससे, निमोनिया। रिलीज ऑफ हीमोज्वाइन, हीमोज्वाइन जब जो है आरबीसी को फीड करते हैं ये, है ना, ऑन रैप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो जो स्पोरोजोइट्स जो है फीमेल मॉस्किटो के द्वारा हमारे ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। फीमेल ही द्वारा क्यों किए जाते हैं, मेल द्वारा क्यों नहीं? जैसे कि मेल जो होते हैं उनके माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ पायरसिंग टाइप्स के होते हैं, वो सिर्फ कांटे की तरह से डंक मारते हैं बस, है ना, चुभते हैं हम लोगों को, एक सॉलिड निडल की तरह से होते हैं, है ना, जैसे कपड़े सिलने वाली जो सुई होती है या आल्पिन जो होती है उसकी जैसे। जबकि जो फीमेल होती हैं मॉस्किटो एनाफिलिस, उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो इंजेक्शन की जो निडल होती है, सिरिंज जो होती है ना, उस सिरिंज की निडल की तरह पोरस होते हैं। वो जो होते हैं वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट भी करती हैं और ब्लड को सक भी कर सकती हैं। तो ब्लड को सक करते समय ये स्पोरोजोइट जो है उनके सलाइवा के थ्रू जो है वो हमारे ब्लड में छोड़ दिया जाता है। अब ये स्पोरोजोइट्स पहले आरबीसी पे अटैक करते हैं, है ना, प्री एथ्रोसिटिक साइकिल,
आरबीसी को अटैक मतलब फीड करते हुए वो वहां पे मेच्योरिटी आती है, उनमें ग्रोथ करते हैं वो, और फिर उसके बाद वहां से वो निकल करके आगे बढ़ करके आरबीसी को फीड करते हैं या आरबीसी पे अटैक करते हैं। सभी आरबीसी पे अटैक नहीं करते, उनमें से कुछ जो होते हैं जिनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, वो वापस फिर से जो है वो लीवर सेल्स की तरफ जाते हैं, लीवर की तरफ जाते हैं, तो उन्हें कह देते हैं कि वो बाहर कर दिए गए। किससे बाहर कर दिए गए? वो बाहर कर दिए गए इरिथ्रोसिटिक साइकिल से, यानी कि आरबीसी को अटैक करने से बाहर कर दिया, तो उसे कह दिया एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल, प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल, एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल और इरिथ्रोसिटिक साइकिल। जब वो आरबीसी को जो मेच्योर होंगे, आरबीसी को फीड करेंगे, है ना, उसके बाद वहां से जो वेस्ट रिलीज करेंगे उसी को आप हीमोज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको जो है वो फीवर आता है, और यही है चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। तरह आरबीसी के फटने पर हीमोज्वाइन का मुक्त होना किससे संबंधित है? तो ठिठुरन या प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाला उच्च आवर्तीय जो है ज्वर यानी कि तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप आ गए हैं इसमें कि कीमोसेंसिटिव एरिया और रिस्पायरेटरी सेंटर इन मेडुला। तो रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है? मेडुला में पाया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जबकि नीमोटैक्सिक सेंटर जो था वो पोन्स में। ठीक है ना? तो ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? तो ये एक्सेस CO2 और H प्लस आयन, एक्सेस CO2 और H प्लस आयन के लिए सेंसिटिव होता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्रेन को जाता है, तो ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो उसमें कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो ये चेक करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन और जो है H प्लस आयन कितना, अगर ये ज्यादा होते हैं तो ब्रीदिंग रेट वो बढ़ा देते हैं। बढ़ाने की वजह से क्या होगा? CO2 और ये सब बाहर, CO2 जो है बाहर रिलीज किया जाएगा, जब बाहर रिलीज करेगा तब हीमोग्लोबिन खाली होगी या ब्लड में जगह खाली होगी, तब O2 ब्लड में इंटर करेगा। ठीक है? तो मेडुला में श्वसनकारी केंद्र का रसो संवेदी क्षेत्र किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ये अधिक CO2 और H प्लस आयन से जो है वो प्रभावित होता है, जबकि O2 का कोई भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता ब्रीथिंग। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई साहब? सेराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसमें कहा गया क्या कि मेल या हस्बैंड जो है वो RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, और फीमेल जो है वो क्या है? RH नेगेटिव, है ना? तो ऐसे केसेस में जो है जब प्रेगनेंसी होगी या इनमें मैरिज हो जाएगी, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो फीटस जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? यहाँ से पॉजिटिव की जीन और यहाँ से निगेटिव दोनों जब मिक्स होंगे, यानी कि यहाँ पर है पार्टिकल्स और यहाँ पे नहीं है, जिसको हमने एग्जांपल देके समझाया था आपको, है ना, कि दो कंटेंट आपने ले लिया, एक में सिर्फ वाटर है आपका और एक में वाटर के साथ शुगर ले ली है आपने, चीनी ले ली है। तो यहाँ पर जो शुगर है उसको हम कह रहे हैं कि वो RH फैक्टर है या RH प्रोटीन है या RH एंटीजन है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जिसमें शुगर है, वाटर है और शुगर है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव, और यहाँ पे सिर्फ क्या है? वाटर है, तो क्या है? निगेटिव। अगर इसको आप मिक्स करोगे, निगेटिव इधर पॉजिटिव, इसको अगर आप मिक्स करोगे तो ये कंटेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? वही वही पॉजिटिव हो गया। अब उस शुगर को ये बॉडी, क्योंकि इसका डेवलपमेंट इस फीमेल की बॉडी में ही होना है ना, इसको ये न्यूट्रिशन देगी प्लेसेंटा के थ्रू, तो इनकी बॉडी उस पार्टिकल्स को पहचानती नहीं है, जिसकी वजह से इनके ब्लड में जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनने लगेंगे। ठीक है ना? तो जिसकी वजह से जब फर्स्ट चाइल्ड तो नॉर्मल हो जाएगा, है ना, डिलीवरी के समय जो है कट लगेगा और ये ब्लड की मिक्सिंग होगी। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, हस्बैंड और वाइफ वही है भाई, है ना, तो फिर से वही कंडीशन आएगी कि फीटस जो सेकंड फीटस जो होगा वो फिर से पॉजिटिव होगा, लेकिन उस समय मदर के ब्लड में इससे लड़ने के लिए इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी है, जो कि इसी फीटस में इसको जो है वो रैप्चर कर देंगी इरिथ्रोसाइट्स को, इसी को आप कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है भाई? इससे बचने के लिए जो है एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। पहले बच्चे के तुरंत बाद जो है, पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो है वो मदर को जो है वो एक इसका एंटीडोज दे दिया जाता है। ठीक है ना? जिससे कि वहां पर एंटीबॉडीज का बनना रुक जाए। ठीक है ना? तो कह रहा है इथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को किसको देकर रोका जा सकता है? तो प्रथम बच्चे के प्रसव के तुरंत पश्चात माता को एंटी RH एंटीबॉडी देकर के रोका जा सकता है। ठीक है ना? इसकी टाइमिंग जो होती है वो 24 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर ही होती है, लेकिन वो इमीडिएट देना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है? तो अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है कॉलम मैचिंग, स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो स्टोरेज ऑफ यूरिन हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो दो ऑप्शन में है और दोनों में फिर
बी का फोर्थ भी दिया हुआ है, तो यहीं से मिला लीजिए, खत्म हो गई बात। सी और डी में किसी एक को मिलाना है। तो रिलीज ऑफ यूरिन जो है वो क्या है, मैक्चुरेशन, यानी कि डी का थर्ड, डी का थर्ड, ये डी का थर्ड यहाँ दिया, जबकि इसमें तो ये तो गलत है, तो पहले ही गलत हो गया था आपका, डी का थर्ड फर्स्ट आंसर हो गया आपका। या शीशे में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ होगा, एलपीजीए कॉर्पस्कल्स में, है ना, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तेरा मूत्र का संग्रह कहाँ होगा, मूत्राशय में। मूत्र की सांद्रता हेलने लूप में। और परानिस्यंदन, परानिस्यंदन जो हो गया आपका, ये हो गया मेल्पिगी कणिकाएं में या कोशिकाओं में, ये कॉर्पसेल्स में। और मूत्र का मोचन, जिसे जो है कह दिया आपने का मूत्र, ठीक है ना, डिस्कशन करना। कॉक्सियल बोन ऑकर्स इन, तो कॉक्सियल बोन जो होती है वो लास्ट जो है बोन है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या था भाई, C7TH12 L5S5 का फ्यूजन था, एक रह जाती है बाद में, और कॉक्सियल जो है वो 4 का फ्यूजन होती है, लास्ट में एक रह जाती है ना। तो ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि अनुत्रिक अस्थि किसमें होती है, कशेरुक दंड में पाई जाती है। कॉलम मैचिंग क्या कह रहा है, कह रहा है सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है वो क्या है, इंटेलिजेंस आईक्यू का सेंटर है आपका, ठीक है ना, आईक्यू का सेंटर है आपका। तो ए का हो गया आपका फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, बी का फिफ्थ है, ये मिला दीजिए, बी का फिफ्थ दोनों में दे रखा था, ठीक है ना, दोनों में दे रखा था। अब सी और डी में किसी एक से आपको ये सॉर्ट आउट करना हो। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल पिट्यूटरी, तो हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल पिट्यूटरी, यानी सी का हो गया फर्स्ट, सी सॉरी, सी का हो गया फर्स्ट, यहाँ पर आया, ये तो पहले नहीं मैच कर रहा था, तो पहले गलत हो गया, ये पहले गलत हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। जबकि मिड सॉरी, मिड ब्रेन जो है इसमें सेरिब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट होता है, जिसे ईटर या एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस भी कहते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है, कह रहा है मिलेटोनिन इन्फ्लुएंस द मेस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। बिल्कुल बात सही है कि मिलेटोनिन जो होता है, मिलेटोनिन जो होता है वो इन चीजों को, डिफेंस कैपेबिलिटी या इन सब चीजों को कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि मिलेटोनिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ डायर्नल रिदम ऑफ द बॉडी। बिल्कुल बात सही है कि ये डायर्नल जो है बॉडी को मेंटेन करता है, लेकिन यहाँ पर एसेसिव रीजन में पूछा गया, तो ये जो कंटेंट, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि जो डायर्नल होता है ये टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो मिलेनिन का ये आपका जो है मिलेटोनिन जो है ये कम और ज्यादा सिक्रीट होता है ना, टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से सनलाइट की वजह से कह लीजिए, या दिन और रात की वजह से, जिसकी वजह से ये कंट्रोल करता है। जबकि ये जो है वो हार्मोनल एक्शंस के थ्रू होता है उसके अंदर, ठीक है ना, वो जो बाकी जो ओवरी हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन है, उसके ऊपर असर डालते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ जो एसेसन और रीजन, सॉरी, बोथ एसेसन और रीजन जो है वो सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर फाउंड इन, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है वो कहाँ है, स्टेरॉयड हार्मोन्स में और आयोडोनिन वाले में। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स और आयोडो आयोडोनिन, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर फाउंड इन पी एंड दोनों में, बोथ, है ना। अंतः कोशिकीय ग्रही सीधे डायरेक्ट इंटर कर जाते हैं यहाँ पर, जबकि प्रोटीन या पेप्टाइड वाले जो थे वहां पर जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें साइक्लिक एएमपी, है ना, IP3 और कैल्शियम आयन होते हैं। तो इसमें जो है स्टेरॉयड में भी होता है और आयोडीन में, बी और सी दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, कह रहा साइनोएट्रियल नोड, यानी कि SAN, साइनोएट्रियल नोड, SA नोड इज लोकेटेड एट, ये कहां पर लोकेट होता है ये बताना है आपको। तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर जो है वो सिचुएटेड होता है, यानी कि सिरा आलिंद पर, यानी कि ऐसे नोड कहां पर स्थित होते हैं, तो दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं कॉर्नर पर, दाएं आलिंद के दाएं ऊपरी कॉर्नर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिनोवियल ज्वाइंट्स जो कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, इन ह्यूमंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इन ह्यूमंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्या हो गया भाई, तो सिनोवियल ज्वाइंट्स की उनके बीच में गैप होगा, गैप होगा, और वहां पर जो है
कैविटी में फ्लूइड फिल भरा होगा, यानी कि सिलोवियल फ्लूइड भरा होगा, ये हो गया, और फ्रीली मूवमेंट करेगा ये, ठीक है ना। तो मनुष्य में सैनोवियल संधि का लक्षण है द्रव से भरे सैनोवियल गुहा की उपस्थिति, जिसकी वजह से फ्रीली मूवमेंट होगा। नेक्स्ट डायग्राम का क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड पी क्यू आर एस ई। पी जो है पार्ट आपका, ये हो गया आपका क्या, थैलमस, पी हो गया थैलमस, और पी को थैलमस जो है बेटा सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है सन्नाटे के साथ, ठीक है ना। तो ये थैलमस हो गया, उसके बाद जो है वो जो है लेबलिंग मिला दी आपको, से सीड हो गया, सीड के बाद जो है आपका क्या, इंडोकार्प और मीजोकार्प हो गया, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, ठीक है, थैलमस से सॉल्व हो गया ये, ठीक है, बाकी आगे देख लीजिएगा। कह रहा है पुष्पासन, क्या है, पुष्पासन, कौन सा, पी वाला जो है, पी वाला जो पार्ट है वो क्या है, पुष्पासन। नेक्स्ट पर आइए, in plants, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, यानी कि जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं विदाउट गैमिटोजेनेसिस, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। एपोमिक्सिस रीजन क्या दे रहा है, एपोमिक्सिस इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बिल्कुल बात सही है कि इनमें जो है वो गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, उसके बावजूद भी जो है ये डेवलप कर जाते हैं, ठीक है ना। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, क्यों, क्योंकि जो ये पार्ट है एपोमिक्सिस फॉर्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं वही डेवलप कर जाते हैं, है ना, और उसके डेवलप कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये रीजन इसका सही दे रखा है, ठीक है। कह रहा है एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर्स, यानी कि जो सेकंड पोलर बॉडी होता है, सेकेंडरी oocyte से जो सेकंड पोलर बॉडी होता है वो कब बनता है या कब फॉर्मेशन होता है उसका, जो कि सेकेंडरी oocyte जो है वो सस्पेंडेड था, ओवुलेशन जब हुआ था किस स्टेज में, मेटाफेज सेकंड में, वो तभी उसमें आगे प्रोसेस होगा जब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, जब स्पर्म्स जो है वो एग से यानी कि ओवम से अटैच होगा, ठीक है ना। तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म्स एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म्स की एंट्री हो गई लेकिन फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले, तो फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म विदाउट एनी रिलेशन ऑफ द स्पर्म नहीं, ठीक है ना, ये हो गया आपका, है ना, सबसे पहले। अंड केंद्रक में द्वितीयक ध्रुविकाएं कब बाहर निकलती हैं, तो शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद तथा निषेचन पूर्ण होने से पहले, और ये हो जाएगा, उसके बाद जो है वो सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी, उधर ओटिड बन जाएगा, और जब न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ होगा तब उसे आप ओवम कहेंगे, और जैसे ही फ्यूज हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसे आप जाइगोट कह देंगे। कहाँ हो रहा है, एम्पुला में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग, तो लिप्स लूप जो है ये तो हो गया आपका नॉन मेडिकेटेड, मल्टी लूप कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड जो है 375, ये तीनों जो है वो कॉपर रिलीजिंग, ठीक है ना, जबकि LNG-20 जो है ये हार्मोनल प्रेसिपिटेशन के था दोनों, ठीक। निम्नलिखित में कौन कॉपर मोचक आईयूडी है, तो मल्टी लोड 375, जबकि लिप्स लूप जो थे वो क्या थे, नॉन मेडिकेटेड थे ना, इनमें जो है केमिकल्स नहीं थे, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कॉलम मैचिंग करनी है, कह रहा है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो है ये हो गया आपका कौन सा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज किस लिए थी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड सन्नाटे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू फीवर के कॉमन सिम्टम्स क्या है, तो हाई फीवर रहेगा, है ना, ज्वाइंट पेन होता है मेन, है ना, रेसेस भी हो सकते हैं इसमें, तो हाई फीवर ज्वाइंट पेन भी एक बहुत बढ़िया सिम्टम्स है इसका, हाई फीवर ज्वाइंट पेन और रेसेस हो सकते हैं। कह रहा है डेंगू बुखार के सामान्य लक्षण क्या हैं, तो तेज बुखार, जोड़ों का दर्द और फुंसी, ठीक है। ये आपका जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस कर दिया हमने, बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है ना। आई होप आपने बहुत बढ़िया किया होगा, थैंक यू बेटा।